नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 11th का लेक्चर नंबर 2 क्या है अब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम कहेंगे कि क्लास का लेक्चर नंबर 2 है। इधर लेक्चर नंबर 1 में आपको प्रकृति के मूल भौतिक के बारे में बताया था, जो प्रकृति में कितने मूल थे, और लगभग हम बताए थे कि प्रकृति में मुख्यतः 4 बल थे, जिसमें हम बताए थे सबसे कमजोर बल आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है। उसके बाद सबसे प्रबल जो होता है बल, वह आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है। नाभिक के अंदर जो बल लगता है, तो हम कहेंगे कि परमाणु के अंदर क्या होते हैं, नाभिक होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उनके मध्य क्या लगता है, सबसे स्ट्रांग दुनिया भर का या प्राकृतिक जो है कहा जाए तो प्रकृति में सबसे स्ट्रांग मजबूत बल वही है, ठीक है, प्रबल नाभिकीय बल। और कमजोर बल की बात हम किए थे, तो कमजोर बल हुआ था आपका गुरुत्वाकर्षण, जो न्यूटन ने बताया था, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में वो क्या है डिस्कस हुआ था। अब क्या है लेक्चर नंबर 2 में, प्रकृति में भौतिक के नियम कितने हैं, नेचर ऑफ फिजिकल क्या है लॉ, मतलब भौतिक के नियम कितने हैं, तो कितने नियम लगाए जा सकते हैं भौतिक विज्ञान में, ठीक है। तो हम कहेंगे मुख्यतः होते हैं 5, ठीक है। अब आपसे बात करेंगे क्या है, पांचों के बारे में क्या है डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐसे तो आप क्या है क्लास 9th में, क्लास 11th या 12 में जानेंगे, ठीक है। तो यह सभी के जितने भी हैं नियम क्या हैं, यह अपने आप में क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात करेंगे अब हम पहले नियम की बात करेंगे, तो विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश संरक्षण का नियम का मतलब क्या हुआ, आवेश संरक्षण है। इसका मतलब जब कोई वस्तु है उसके अंदर क्या है, जैसे मान लेते हैं पृथ्वी का आवेश क्या है, नियत होता है। नियत का मतलब संरक्षण, फिक्स होता है कि जितना पृथ्वी के अंदर से आवेश निकाला जाएगा, उतना अगर उसमें प्रवेश किया जाएगा तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। वही चीज संरक्षण है। तो हम बात करेंगे, देखिए क्या है, विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, तो हम कहेंगे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित, रूपांतरित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक दूसरे वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया होती है आवेश संरक्षण के अंदर। लेकिन न तो हम कहेंगे न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर क्या करते हैं, रगड़ते हैं या घर्षण करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। क्या है कि एक मान लीजिए क्या है, कांच की छड़ है, अगर हम कहें कांच की छड़, उसको हम कहेंगे कि इस तरीके से कांच की छड़ है और यह आपके क्या है पास रेशम का कपड़ा। तो इस कांच से इसके ऊपर क्या किया जाए, घर्षित किया जाएगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकल कर इस तरीके से निकल कर कहां चले जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे आपके रेशम के कपड़े में। तो वही चीज कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होता है। आवेश यहां पर क्या है, आवेश आपका नष्ट नहीं हुआ, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में केवल स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यही क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम है, ठीक। उसके बाद अगर हम कहें दूसरे नियम की बात करेंगे, यह क्या क्या है, पहला नियम जिसको कहेंगे, और यह क्या है आपका दूसरा नियम है, ठीक है। तो हम कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, मतलब ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए, ऊर्जा नियत होनी चाहिए, ठीक है। तो हम कहेंगे ऊर्जा का नियत का मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। वही बात यहां पर है कि अगर हम कहेंगे कि गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की, मुक्त रूप से फ्री वस्तु ऑब्जेक्ट है, तो मुक्त रूप से क्या है, गिरते किसी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा, अर्थात हम कहेंगे गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। जैसे हम मान लीजिए कि क्या है कि यह क्या है, वस्तु है कोई, इसको हम क्या है कुछ ऊंचाई पर से इसको गिरा रहे हैं,
तो जो इसका यांत्रिक ऊर्जा होगा, यांत्रिक ऊर्जा होता है क्या, हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा होता है मैकेनिक एनर्जी होती है, किनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, या तो हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, यह क्या है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो कहने का मतलब है कुल यांत्रिक ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा का योग बराबर होता है, तो वही आपका क्या कहलाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाएगा। कि जब कभी पिंड को हम क्या करते हैं, जब कभी पिंड को हम ऊंचाई से गिराते हैं तो उनके अंदर क्या होता है स्थितिज ऊर्जा भी होती है और उसके बाद क्या होता है गतिज ऊर्जा भी होता है। तो इन दोनों के योग के बराबर क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऊर्जा क्या होती है संरक्षित होती है, इन दोनों के योग के क्या होते हैं संरक्षित होते हैं। जैसे हम कहेंगे इस समय क्या है, यह ऑब्जेक्ट क्या है स्थित है, स्थित है मतलब यह स्थिति के वजह से, यहां पर इसका हाइट है उसमें m है द्रव्यमान का, और इसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रख रहा है। तो हम कहेंगे इसके अंदर इस समय क्या कंडीशन है स्थितिज ऊर्जा का रूप है। जब यह यहां से स्टार्ट हो जाएगी चलना तो इसका क्या हो जाएगा, इस वस्तु का वेग उत्पन्न हो जाएगा, वेग होगा और इसका मास है तो हम कहेंगे 12 mv² हो जाता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल योग दोनों का बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा के बराबर, इसलिए कहा जा रहा है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा। ठीक है, किसी भी कोई जरूरी नहीं है कि एक ही ऑब्जेक्ट के साथ, गुरुत्व के अंतर्गत मतलब पृथ्वी के अंतर्गत कोई भी वस्तु होती है जब कुछ ऊंचाई पर से आती है या उसके गुरुत्व केंद्र से क्या होती है गुरुत्व के रूप से बाहर अगर हम फेंका जाए या किसी वस्तु को ऊपर इस तरीके से उछाला जाए तब वह गुरुत्व के अंतर्गत काम होता है। तो हम कहेंगे कि मुक्त रूप से गिरते पिंड के लिए बोला है, तो गिरते पिंड के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा किनेटिक एनर्जी के योग के बराबर होता है, वही ऊर्जा उसका क्या होता है संरक्षित रहता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम तीसरा क्या होता है, तीसरा हम कहेंगे द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। क्या द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है मास का मतलब कि द्रव्यमान ऊर्जा को नियत रखना है। तो हम कहेंगे कि हमारे साइंटिस्ट एक क्या थे आइंस्टीन के अनुसार, ठीक है आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि m द्रव्यमान में क्षति होती है तो समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। आइंस्टीन भैया बताया क्या कि जब कोई वस्तु हमारे पास क्या है, मान लीजिए यह 1 kg की वस्तु है, तो अगर यह द्रव्यमान से डायरेक्ट इसको हमको ऊर्जा में बदलना है तो क्या किया कि उन्होंने ही सबसे पहले यह खोजा और बताया था, लगभग यह दिए थे थ्योरी कितने 1905 के आसपास बताए थे, 1905 में बताया। और इन्हीं काम के लिए यही जो यहाँ पर E = mc² है, E = mc² के लिए ही उनको क्या है 1905 में खोजे और 1921 में क्या है उनको नोबेल प्राइज मिला था। क्या नोबेल पुरस्कार मिला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को कम मिला था इस काम के लिए, तो खोजे थे 1905 में बताए थे इसको, और 1921 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला था आइंस्टीन भाई को। तो यहां पर क्या है E = mc², वही थ्योरी दिए जो बताए कि किसी द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। वही थ्योरी दिए कि यम द्रव्यमान में क्षति होती है तो समतुल्य ऊर्जा क्या होगा E = mc², जहां C क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे पहले बताए कौन, तो निर्वात में सबसे पहले प्रकाश की चाल बताए रोमर भाई। ठीक है यहाँ पर रोमर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को नापा सबसे पहले। तो उन्होंने ही बताया कि प्रकाश की चाल क्या है निर्वात में कितनी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। और E क्या है आपका ऊर्जा है, M क्या है क्षति द्रव्यमान की, मतलब कितना द्रव्यमान की क्षति हो रही है। जैसे हम कहेंगे किसी भी नाभिक के अंदर क्या होता है, जब उससे
कुछ घटना होते हैं, विस्फोट होते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, उसकी मास का क्या होता है, क्षति होता है, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, तो वह द्रव्यमान से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। यही डायरेक्ट एक लाइन में लिखा है, द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। यदि m द्रव्यमान में क्षति होती है तो समतुल्य ऊर्जा कितनी होती है। ठीक है, तो E इक्वल mc स्क्वायर, आप इसको याद रखेगा। जैसे आपको निकालना पड़ेगा तो E बराबर क्या कर सकते हैं, mc स्क्वायर जो है कि एक द्रव्यमान मेरे पास है m का, तो 1 kg लिख सकते हैं। c का मान क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप E बराबर लिखेंगे क्या, m का मान रखेंगे 1 kg और c का मान रखेंगे 3 × 10⁸ का वर्ग कर देंगे, तो आ जाएगा कितना आपका, E बराबर आ जाएगा यहां से, E बराबर आएगा कितना, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा और 10⁸ का है तो 16 हो जाएगा। इतना जूल होगा। जब हम कहेंगे कि एक द्रव्यमान की वस्तु को बदला जाए तो यहां पर आ जाएगा 9 × 10⁻16 जूल ऊर्जा के बराबर, जब 1 kg द्रव्यमान की वस्तु को, पिंड को बदला जाएगा तो। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है कि चौथे नंबर पर क्या है, देखते हैं। हाँ, तीसरा, चौथा क्या है, 3 तक हो गया था आपका, क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण क्या है। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण हो गया। उसके बाद क्या है, अब कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, तो हम कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो हम कहें यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तथा निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। यह आपको कैसे समझ में आया, जैसे कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण का मतलब यहां पर ऐसा हो कि बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें बल आघूर्ण का मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु को एक वृत्त के रूप में घुमाया जाता है। ठीक है, वृत्त के रूप में क्या होता है, घुमाया जाता है, उसको बोलते हैं बल आघूर्ण। ऐसा फोर्स जिस वस्तु पर लगे वह वस्तु क्या करने लगे, घूमने लगे। जरा से भी उस वस्तु पर फोर्स लगे तो वह वस्तु बल आघूर्ण ऐसा बल है जो उस किसी वस्तु पर बल लगने के बाद क्या है, वह वस्तु क्या है, वृत्त के रूप में क्या होने लगते हैं, घूमने लगते हैं चारों तरफ। उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, बल आघूर्ण बोलते हैं। और वस्तु में क्या होता है कि यदि किसी निकाय पर कार्य कुल बाह्य बल आघूर्ण शून्य होता है, कब, जैसे हम कहेंगे कि जब होता निकाय का कुल कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। ऐसा कब होता है, तो कुम्हार का चाक जो होता है घुमाने वाला, जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, तो वहां पर जब कहता है कि जब मिट्टी उसके ऊपर रखने से पहले जो घूम रहा है उसका जो होता है कि कोणीय संवेग क्या होगा, और जब हम कहेंगे कि वहां पर जो बल लगता है वहां पर, और जब मिट्टी को रखने के बाद का जो बल लगेगा वहां पर उसके जड़त्व के मान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। जड़त्व अधिक और कम होने के कारण से ही कोणीय संवेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से उसका कोणीय संवेग क्या हो जाता है, संरक्षित रहता है। मिट्टी रखने से पहले का जो जड़त्व होता है उस समय कम होता है, जिसके वजह से हम कहेंगे कि वहां पर एंगुलर मोमेंटम नहीं हो पाता है बहुत ज्यादा, तो हम कहेंगे ज्यादा होता है। और वहां कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। जब मिट्टी कुम्हार रखता है तो क्या होता है कि मिट्टी रखने से उसका जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, उसका कोणीय संवेग क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, जिसके वजह से यह निकाय क्या है, उसका होता है बल आघूर्ण उसके प्रति शून्य लगने लगता है। जब तक शून्य नहीं होगा तब तक निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहेंगे। ठीक, आगे हम कहेंगे, यह आपका चौथा था और यहाँ क्या है, पांचवा, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। यदि किसी निकाय पर कार्यरत, वही फार्मूला है और कुछ नहीं है, यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य, यहां पर बाह्य बल लगेगा। ठीक है, बाह्य बल फोर्स लगता है, जैसे हम कहेंगे बाह्य बल आपका फोर्स लग रहा है, बल, यहां पर बल आघूर्ण लग रहा था, टाउ जिसको बोलेंगे। ठीक है, यहां पर टाउ लग रहा था, यहां पर क्या है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जब फोर्स लग रहा है और फोर्स का मान क्या हो, शून्य हो, तब निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होता है, नियत या संरक्षित रहता है। इसमें अगर हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है, हम कहेंगे फोर्स जो आपका होगा यहां पर
इस तरीके से होगा कि F बराबर क्या होगा, डेल P अपान क्या होता है T। ठीक है, डेल P अपान क्या होगा T। तो हम कहेंगे कि फोर्स यहां पर जब 0 होगा तभी ना आपका क्या होगा, यहां पर वेग मोमेंटम क्या होगा, नियत रहेगा। ठीक है, संवेग संरक्षित रहता है। तो F बराबर क्या होता है, डेल P अपान क्या होता है T। तो हम कहेंगे इसको क्या है, संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन होगा। और क्या हो सकता है यहाँ पर, F बराबर क्या होगा, संवेग परिवर्तन बटे समय होता है, जो कि हम कहेंगे उसको बल कहेंगे। और यही बल आपका क्या होना चाहिए, शून्य होगा। तो जब शून्य हो तब निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होता है, नियत होता है। अगर हम बात करेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण जो है यहाँ पर, इसमें फॉलो कैसे करते हैं, तो हम कहते हैं कि जैसे आप कभी देखे हैं रॉकेट लॉन्च होता है, तो जितने रॉकेट जब लॉन्च होता है तो रेखीय संवेग मतलब एक लीनियर में जाता है ऊपर की ओर। तो कहते हैं फोर्स लग रहा है कैसे, तो हम कहेंगे जब रेखीय संवेग जो रॉकेट ऊपर की ओर जा रहा है, जब ऊपर तेजी से जा रहा है, इस तरीके से ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके नीचे क्या होता है, बाहर नीचे की ओर इसको फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है तो उसी हिसाब से जितने तेजी से नीचे की ओर फोर्स लगेगा उतने स्पीड से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, यही आपका क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण। उस तरीके से अगर हम कहेंगे कि गोली, बंदूक जब आप चलाने से पहले क्या होता है, उसका मास और गोली का द्रव्यमान अलग होता है, लेकिन उसकी स्पीड भी कम होती है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि जब आप चलाते हैं तो चलाने से पहले अगर देखते हैं कि क्या होते हैं कि इसको अपने सामने नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, जितनी स्पीड से गोली आगे की ओर जाएगी उतनी स्पीड से अगर हम कहा जाए कि वह संवेग संरक्षण के नियम से ही क्या है कि वह बंदूक झटका देगा पीछे की ओर। इसके वजह से हम कहेंगे कि बंदूक जो चलाता है व्यक्ति, तो उसको इस तरीके से रखा जाता है, जिसके वजह से हम कहेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण लागू होता है कि गोली जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से क्या होगा, बंदूक पीछे की ओर धक्का देगा जो अपोजिट डायरेक्शन में। तो वहां पर क्या हो सकता है, जो बंदूक लिया रहता है उसको चोट लगने की संभावना होती है। तो हम कहें बंदूक की गोली जो जाती है या इस तरीके से बंदूक जो चलाते हैं वहां पर भी रेखीय संवेग संरक्षण लगता है। उसके बाद हम कहें रॉकेट लॉन्च होता है, वहां पर भी होता है। ठीक है, तो यह आपके प्रकृति में भौतिक नियम थे, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, जो कि कितने थे आपको बताया है डिटेल में, क्या 5 होते हैं। यही 5 के बारे में आपको आगे चलकर डिस्कस करना है। पूरे आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी 11th के चैप्टर होंगे, यह नियम 5 कहीं ना कहीं पर मिलेंगे जरूर। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं कि यहां पर रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर, रेखीय संवेग संरक्षण क्या हम बोले हैं, इसको जरा क्या करते हैं, मिटाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जैसे आपको हम देंगे होमवर्क क्या, कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम जो है ये किस नियम पर आधारित है, यह किस नियम पर आधारित है, किस नियम पर आधारित है। ठीक है, इसके जैसा कौन सा और नियम है लगता है, तो उस रेखीय संवेग संरक्षण किस नियम पर आधारित है, यह नियम किस नियम पर आधारित है, यही आपका क्या है कि क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि यह क्या है। ठीक है, तो और यह रेखीय संवेग संरक्षण किस नियम पर आधारित है और उसमें क्या होता है, जरा थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।